आंदोलनों के बाद भी नहीं निकली विज्ञप्ति। तारीख देकर भी बहाली को नहीं मिली मंजूरी। बार बार के आश्वासनों से शिक्षक अभ्यर्थी मायूस। हर बार क्यों सूख जाती है हस्ताक्षर वाली स्याही? शिक्षक अभ्यर्थियों को सरकार पर भरोसा क्यों नहीं? बार बार आश्वासन के बावजूद जब शिक्षक बहाली नहीं निकली तो शिक्षक अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूट गया और शिक्षक अभ्यर्थियों ने पटना में महाआंदोलन शुरू कर दिया। पटना में प्रदर्शन कर रहे ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो सालों से शिक्षक बहाली के इंतजार में हैं। सरकार से मिले आश्वासन पर आश्वासन और बार बार मिलती तारीख पर तारीख ने इनके सब्र के बांध को तोड़ दिया है। बार बार के आश्वासनों के बावजूद जब शिक्षक बहाली नहीं निकली, जब कैबिनेट से नई नियमावली को मंजूरी नहीं मिली, तो शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए। पटना के डाक बंगला चौक पर इकट्ठे होकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने महाआंदोलन की शुरुआत कर दी। 7वें फेज शिक्षक बहाली की मांग को लेकर लगातार देख सकते हैं कई बार आंदोलन भी हुआ है और फिर से एक बार अनवरत आंदोलन की चेतावनी देकर जो अभ्यर्थी हैं सीधे राजधानी पटना पहुंच गए हैं और ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। कई थाने की पुलिस यहां पर लगातार कैंप कर रही है, साथ ही वरीय अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो मानने को तैयार नहीं है। डाक बंगला चौराहे पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसे देखते हुए डाक बंगला चौराहे को छावनी में तब्दील कर दिया गया। क्या डिमांड है? मोहब्बत नहीं चलेगी, हमें चाहिए रोजगार। क्या डिमांड है? शिक्षा मंत्री जी, आपका ध्यान किधर है? बेरोजगार अभ्यर्थी इधर है। आप जिन बेरोजगार अभ्यर्थियों की बात करते हैं वो तो यहाँ रोड पे हैं और आप बहुत आसानी से इसी कमरा में बंद होके कह देते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों को आंदोलन की जरूरत नहीं है। अब ये समझ लीजिए शिक्षक अभ्यर्थियों के इस गुस्से की वजह क्या है। दरअसल बिहार के शिक्षा विभाग में 3 लाख से ज्यादा बहाली होनी है, लेकिन बार बार के आश्वासनों के बाद भी विज्ञप्ति नहीं निकली। हस्ताक्षर की बात के बाद भी कैबिनेट में नियमावली नहीं आई। यही वजह है कि बहाली में देरी से शिक्षक अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब दे रहा है। अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जो बच्चे सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं उन बच्चों की आंखों में सरकार धूल झोंक रही है। तो कहता है कि हम 6 महीना में कर ले, लेकिन हर बार 6 महीना इनका पूरा नहीं होता है और इनके नेता कहते हैं कि 10 लाख फर्स्ट कैबिनेट में कर देंगे। वो कलमे नहीं बना है, वो कलम कब बनेगा ये पता नहीं चल रहा है। सरकार बार बार बहाली की बात कह रही है, लेकिन बहाली की प्रक्रिया शुरू न होने से शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है। सवाल है कि वो तारीख कब आएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो शिक्षक अभ्यर्थियों के गुस्से को समझिए। बिहार में 3 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली होनी है। प्राथमिक शिक्षक विद्यालयों में 80,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1,30,000 नियुक्तियां होनी है। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालयों में 1 लाख के करीब कंप्यूटर शिक्षक, लाइब्रेरियन और शारीरिक शिक्षकों की बहाली होनी है, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों में 6500 शारीरिक शिक्षक, 40,506 प्रधान शिक्षक शामिल हैं। और सरकार बार बार बहाली की बात करती है। शिक्षा मंत्री ट्वीट करते हैं 7वें चरण का शिक्षक नियोजन नई नियमावली के तहत करने की बात कह चुके हैं और शिक्षा मंत्री ने नई नियमावली पर हस्ताक्षर कर देने की भी बात ट्विटर के जरिए ही बताई थी। लेकिन आश्वासनों के बाद भी नई शिक्षक नियमावली कैबिनेट की बैठक में नहीं आई। कैबिनेट में नई नियमावली नहीं आने से जो अभ्यर्थी हैं गुस्से में हैं। शिक्षक अभ्यर्थी अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है। अभ्यर्थी अब सड़क पर उतरकर अपने हक की लड़ाई तेज करना चाहते हैं और यही वजह है कि अभ्यर्थियों ने पटना में जोरदार प्रदर्शन किया। उधर शिक्षा मंत्री ने शिक्षक बहाली को लेकर गंभीरता की बात कही है, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों को अब इन आश्वासनों पर भरोसा नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं।
विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने फिर एक बार विवादित बयान दिया। मांझी ने कहा कि मैं राम को भगवान नहीं मानता, वे केवल एक काल्पनिक पात्र हैं। मांझी ने रावण को प्रभु श्री राम से महान बता दिया। ये दोनों काल्पनिक हैं। हम समझते हैं कि राम से कर्म कांड में ज्यादा रावण का चरित्र बनता है। जीतन राम मांझी, जिनके नाम में राम शामिल है, लेकिन मन में रावण बसता है। जी, विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। मांझी ने रावण के चरित्र को राम से ज्यादा महान बता दिया है। हम समझते हैं कि राम से कर्म कांड में ज्यादा रावण का चरित्र बनता है। राम कभी गुर्बत में होते थे तो इनके लिए अलौकिक कुछ सेवाएं आती थी और रावण के लिए कुछ नहीं आता था। तो कहने का मेरा मतलब है कि है तो दोनों काल्पनिक, लेकिन कल्पना में ही रावण को वो लोग नीचा दिखलाते हैं, लेकिन कर्म के आधार पर हम मानते हैं कि राम से ज्यादा रावण कर्मकांडी। ये कोई पहली बार नहीं है जब जीतन राम मांझी ने कोई विवादित बयान दिया हो। इसके पहले भी वो रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल खड़ा कर चुके हैं, लेकिन इस बार तो मांझी ने ये तक कह दिया कि वो राम को भगवान नहीं बल्कि काल्पनिक पात्र मानते हैं। हम न राम को मान रहे हैं न रावण को मान रहे हैं। कहाँ इस कहानी में लिखा गया, कहाँ जिक्र है सर कि रावण महान थे और राम का महान थे? वो अपना समझने का चीज है, अपने समझने का चीज है। राम पर दिए गए मांझी के विवादित बयान पर बीजेपी ही नहीं, आरजेडी ने भी सवाल खड़ा किया है और मांझी को ऐसे बयानों से बचने की नसीहत दी है। तरीका का जो है बयान देना, हमको तो नहीं लगता है जनरल जी इस तरीका का कोई, इतने सभ्य लोग, इतने अच्छे जो है विचारधारा के लोग जो है इस तरीका का बयान दें। और इस तरीका का बार बार जो है उनके माननीय शिक्षा मंत्री की तरफ से भी जो है उल्टा पुल्टा बयान रामायण के प्रति आता है। देखिए, भगवान राम आस्था के प्रतीक है और इस देश के अंदर में जन जन में समाये हैं और राम के चित्र पर किसी प्रकार का कोई सवाल कतई पैदा हो ही नहीं सकता। भगवान श्री राम करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक हैं। उस आस्था को सियासी दलों के नेता बार बार ठेस पहुंचा रहे हैं। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर सवाल उठाया, फिर यूपी के समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर सवाल खड़ा किया और अब हम के जीतन राम मांझी ने प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताकर सारी हदें लांघ दी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो राम पर जीतन राम के बयान के मायने को समझिए। जीतन राम मांझी अपने कार्य से ज्यादा अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं और विवादित बयान देकर जीतन राम मांझी अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। और इस बार जीतन राम मांझी ने भगवान राम पर फिर से विवादित बयान दे दिया। एक बार फिर प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताया, रावण को श्री राम से महान बताया। समझिए कि राम और मानस पर राजनीति क्यों है। यह सामाजिक मुद्दों से भटकाने वाली एक छोटी सी कोशिश जीतन राम मांझी की तरफ से बराबर होती है। बयान के केंद्र में वोट बैंक की राजनीति है और किसी खास जाति को रिझाने के लिए ऐसे बयान वो देते रहते हैं। राम पर केवल राजनीति ही कर रहे हैं जीतन राम मांझी। अगड़ों पिछड़ों के बीच खाई पैदा कर रहे हैं जीतन राम मांझी। आगे बढ़ते एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 18 और 19 मार्च को सीमांचल में रहेंगे। ओवैसी 2 दिन के सीमांचल दौरे पर बिहार आ रहे हैं और इसे लेकर बिहार के सियासी दलों में हलचल है। बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात सज चुकी है। सियासी समीकरण सेट किए जाने लगे हैं। ऐसे में राजनीतिक रूप से संवेदनशील सीमांचल में कोई भी चूकना नहीं चाहता। बीजेपी और महागठबंधन के बाद अब एआईएमआईएम भी सीमांचल में दस्तक देने जा रही है। एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी 2 दिन के सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं। ओवैसी पूर्णिया और किशनगंज में सीमांचल अधिकार पदयात्रा करेंगे।
साथ ही वो किशनगंज में जनसभा करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनके इस दौरे को अहम माना जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि ओवैसी के दौरे से उनकी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन महागठबंधन के दलों में बेचैनी बढ़ जरूर गई है। ओवैसी के जाने से मैं समझता हूं कि महागठबंधन में परेशानी हो रही है, मगर ऐसे विचारधारा वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी कभी न तरजीह दी है न देगी। अब ये समझ लीजिए कि ओवैसी के दौरे से महागठबंधन के दलों में बेचैनी क्यों है। दरअसल सीमांचल का इलाका असम और पश्चिम बंगाल से लगा है। यहाँ 40 से 70% तक मुस्लिम आबादी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल की 24 में से 5 सीटें जीती थी। भले ही उनकी पार्टी के 4 विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए। हालांकि आरजेडी और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि ओवैसी के दौरे से महागठबंधन के वोट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महागठबंधन का हमला बोले, अब क्या है नहीं है बाद में इस पर हम बोलेंगे, जब वो आएंगे घूमेंगे तो बयान देंगे। बिहार के आम आवाम और खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के लोग तो यह जानते हैं कि पैगंबर की ख्वाहिश को भी अगर अपने जन कल्याणकारी योजनाओं से किसी ने पूरा करने का काम किया है अमन चैन के बदौलत, तो माननीय नीतीश कुमार जी। महागठबंधन के नेता चाहे जो कहें, लेकिन नीतीश से अलग होने के बाद जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया में हुंकार भरी और बाद में महागठबंधन ने बड़ी रैली की, ऐसे में सबकी नजर ओवैसी के इस दौरे पर है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सीमांचल में ओवैसी के कम वोट बैंक के मायने को समझिए, कमबैक के मायने को समझिए। ओवैसी की पार्टी का जो वजूद है वो मुसलमान वोटों पर टिका है। बिहार का जो सीमांचल का इलाका है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसलिए ओवैसी मुस्लिम बहुल सीमांचल में फोकस कर रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल में ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीमांचल में ओवैसी की पार्टी AIMIM को 3 लाख वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीमांचल में ओवैसी की पार्टी को करीब 26.78% वोट मिले। अब यह समझ लीजिए कि ओवैसी के दौरे से महागठबंधन में बेचैनी क्यों है। तो बिहार में जो मुस्लिम आबादी है वो करीब 16% है। 243 सीटों में से 47 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक स्थिति में है और 47 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 40% है। 7 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है और बिहार की 11 सीटों पर मुस्लिम वोटर 40% से ज्यादा हैं। सीमांचल इलाके में मुस्लिम आबादी 40 से 70% है और सीमांचल क्षेत्र में लोकसभा की 4, विधानसभा की 24 सीटें हैं। आरजेडी मुस्लिम मतदाताओं को अपना वोट बैंक मानता रहा है। जेडीयू की भी मुस्लिम वोटों पर पकड़ है और ऐसे में ओवैसी की एंट्री से महागठबंधन में बेचैनी है, क्योंकि गोपालगंज और कोढ़नी विधानसभा उपचुनाव में AIMIM ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया था। आगे बढ़ते हैं। सीतामढ़ी में पकड़ी गई चीनी महिला को जेल भेजा गया, जबकि कटिहार में विदेशी नागरिक के पकड़े जाने के मामले में सूत्रों के जरिए बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्र बता रहे हैं कि कश्मीर का रहने वाला नासिर यूसुफ ये यूट्यूब चैनल के जरिए देश विरोधी बातें करता था। ब्लैक पैंट शर्ट और ऊपर से जैकेट पहने ये है नासिर यूसुफ वजा। फिनलैंड में रह चुका नासिर मूल रूप से कश्मीर के बड़गांव का रहने वाला है। गुरुवार को पुलिस ने संदिग्ध विदेशी नागरिक के शक के आधार पर इसे हिरासत में लिया था। हालांकि आधिकारिक रूप से इस मामले में अब तक किसी बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि 1993 में उसके पिता का आतंकी कनेक्शन के लिए कश्मीर में एनकाउंटर किया गया था। इसके अलावा अब भी ये एक यूट्यूब चैनल के जरिए देश विरोधी बातें करता रहता है। इसकी लोकेशन की चर्चा है, पता यह जा रहा है ये कटिहार से आगे कोलकाता के लिए रवाना होने वाला था और कोलकाता से वो अपने जो और कई मित्र के संपर्क में था, उसी के सहारे आगे की रणनीति तय करने वाला था। लेकिन अभी तक जो बातें हैं इसमें आधिकारिक मोहर नहीं लगा है। नासिर की गिरफ्तारी तब हुई जब वो नेपाल से कटिहार जा रहा था।
संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े इस मामले की जांच में एनआईए और एसटीएफ की टीम भी जुट चुकी है, लेकिन पुलिस या जांच एजेंसियां जल्दबाजी में कुछ भी बोलना नहीं चाहती। न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और खबरों में बस इतना ही। आप देखिए हेडलाइन।